नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों। आज हम नेक्स्ट पेपर के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो देखिए, बिना टाइम गवाए पेपर स्टार्ट करता हूँ। नंबर पहला क्वेश्चन, ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? आइसलैंड, न्यूजीलैंड, पोलैंड, ग्रीनलैंड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है पोलैंड। दोस्तों पोलैंड में ब्लेडा नामक जो रेगिस्तान है वो स्थित है। कुछ और रेगिस्तान है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जामों के लिए पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में। दोस्तों एक है मोजाब मोजाब रेगिस्तान। दोस्तों ये है दक्षिणी कैलिफोर्निया में। लिख लेना एक एक। गोबी, नंबर 2 पर गोबी गोबी स्थित है दोस्तों मंगोलिया और चीन की सीमा पर। नंबर तीसरा नामीब। दोस्तों नामीबिया नाम से पता चल रहा है कि नामीबिया देश में स्थित है। कराकुम, दोस्तों कराकुम है, यह है तुर्कमेनिस्तान में। ठीक है। सोमाली है सोमालिया में। अटाकामा है दोस्तों उत्तरी चिली में। और कालाहारी रेगिस्तान है दोस्तों बोत्सवाना में। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगिस्तान है जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं अधिकांश। तो इनको लिख लेना एक बार वीडियो बैक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रोलेट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमे की राजनीतिक नजरबंदी की अनुमति दी गई थी। 1920, 1922, 1919, 1921। दोस्तों ये रोलेट एक्ट है, ये एक प्रकार का अंग्रेजी सरकार के द्वारा चलाया गया कानून था। दोस्तों इसकी जो अवधि है ये चलाया गया था 1919 में। कब चलाया गया था? 1919 में चलाया गया था दोस्तों। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून की संज्ञा दी थी और इस अधिनियम के तहत में दोस्तों किसी भी बंदी को बनाया जा सकता था। ठीक है। इस एक्ट के तहत पकड़े गए डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के विरोध में दोस्तों अमृतसर पंजाब में शांतिपूर्वक एक बैठक का आयोजन किया गया। इस शांतिपूर्ण बैठक पर जनरल डायर नामक एक अंग्रेजी ऑफिसर ने आकर इस भीड़ पर गोलियां चला दी, जिसमें कई हजारों लोगों की, लगभग ऐसा कहा जाता है कि 700-800 के समथिंग लोग मरे गए थे। दोस्तों ये जो बैठक थी यह पंजाब अमृतसर में ये घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। बैसाखी का दिन था और दोस्तों इसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया था। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान पौधे में बाह्य तत्वों पर मोम जैसा पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ है सेलुलोज, क्यूटिन, पेक्टिन, लिग्निन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होता है क्यूटिन। कुछ इससे संबंधित दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी बता देता हूँ आपको। पादप कोशिका की जो भित्ति होती है ना वो सेलुलोज की बनी होती है, ध्यान रखना इस बात का। कहीं एग्जामों में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है। और जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि ऑप्शन यही आ गए, सेलुलोज आ गया, क्यूटिन हो गया, पेक्टिन हो गया, लिग्निन हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे संबंधित दृढ़ ऊतक की भित्ति किसकी बनी होती है? तो दोस्तों लिग्निन की बनी होती है। कवक की जो कोशिका होती है वो काइटिन की बनी होती है। ये तीनों फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके साथ में रेगिस्तानी पौधे में बाह्य तत्वों पर जो मोम जैसा पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो क्यूटिन होता है। क्या होता है? क्यूटिन पदार्थ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन परमाणु के बारे में C612 से क्या निष्कर्ष निकलता है? दोस्तों ये टाइपिंग की वजह से थोड़ा मिस्टेक है, एक्चुअली में ये इस तरीके से लिखा हुआ है C612। दोस्तों यहाँ पर जो 6 है ना, ये 6 है, ये परमाणु क्रमांक है, इसे Z से डिनोट करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है Z, X और A। यहाँ पर जो Z है दोस्तों वो दर्शाता है परमाणु क्रमांक को, ठीक है। और यहाँ पर जो A है ऊपर की तरफ ये दर्शाता है दोस्तों परमाणु भार को। और यहाँ पर जो X है ये दर्शाता है तत्वों को। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक दोस्तों जो वो है ना प्रोटॉन की संख्या होती है, तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या 6 है। जेड के स्थान पर क्या आ रहा है दोस्तों? 6। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6। और क्वेश्चन ऑप्शन इसी पर आधारित है। और ए के स्थान पर कितना है दोस्तों? ए के स्थान पर है 12। तो यानी कि परमाणु भार की संख्या कितनी है? 12 है। परमाणु भार में क्या क्या आता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का योग आता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। जबकि परमाणु क्रमांक में केवल प्रोटॉन होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा यहाँ पर प्रोटॉन भी 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है, क्योंकि जेड की जगह पे प्रोटॉन है तो 6 तो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे कितना आ गया? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देख लो 6 और 6 12 हो गए। तो इसमें पहला नंबर ऑप्शन ये है
जैसे कि मैं बैग लेता हूँ, 1 मिनट। इसमें 12 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है, इसमें 12 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा 6, इसमें 6 न्यूट्रॉन और कितने हैं, 6 प्रोटॉन है। ठीक है, मैंने अभी आपको बता दिया। आगे देखिए, एका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया था। दोस्तों जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें मेंडलीव ने एका एल्यूमिनियम, एका बोरॉन, एका सिलिकॉन, एका मैग्नीशियम के लिए दोस्तों कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे, जो आगे जाके एका एल्यूमिनियम है ना, वो तो बना था गैलियम। ठीक है, एका बोरॉन बना था स्कैंडियम, एका सिलिकॉन बना था जर्मेनियम और एका मैग्नीशियम बना था टेक्नीशियम। तो क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा हुआ है कि एका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया था। यानी एका एल्यूमिनियम बाद में जाके क्या बना था, क्वेश्चन का बस ये है बेस। तो आगे जाके क्या बना था दोस्तों, गैलियम बना था, जो मैंने अभी अभी आपको बता दिया है। दोस्तों जो गैलियम धातु होती है ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, इस बात का भी ध्यान रखना। आगे देखिए, इनमें से एक जटिल स्थायी उत्तक है दोस्तों, कोलेन कायमा, पेरेन कायमा, स्क्लेरेन कायमा और जाइलम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है जाइलम। यहाँ से ये कोलेन कायमा है, ये पेरेन कायमा है, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों। अब तक मैंने 6 पेपर करा दिए, पिछले 5, छठा पेपर है, पिछले 5 पेपरों में यहाँ से एक न एक क्वेश्चन जरूर उठा है, इसलिए इस क्वेश्चन को गौर से देख लेना। और इसके पिछले वाले जो पेपर आपने अगर नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें दोस्तों, बहुत हेल्पफुल हो गए आपके आने वाले एग्जाम में। दोस्तों मैं जाइलम की बात कर रहा था, तो जाइलम एक जटिल स्थायी उत्तक है और उत्तकों के जो अध्ययन होता है दोस्तों वो हिस्टोलॉजी में किया जाता है। और 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने जो उत्तक है ना वो जटिल स्थायी उत्तक कहलाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। जटिल स्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ठीक है, एक कौन सा होता है, जाइलम, और एक होता है फ्लोएम। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि इनमें से एक जटिल स्थायी उत्तक है, कौन सा है, तो जाइलम है, और एक कौन सा है, फ्लोएम है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था। फोर्ट सेंट एंग्लो, फोर्ट सेंट लुइस, फोर्ट सेंट पीटर, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्ट सेंट जॉर्ज। दोस्तों ये मद्रास में बनाया गया था 1639 में, और इस किले का निर्माण फ्रांसीसी डे ने करवाया था। ठीक है, आगे देखिए, नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के गृह मंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो कितना है, 1 मिनट, भारत के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। तो नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है, भारत के प्रधानमंत्री। सबको पता है कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, हाँ नीति आयोग है दोस्तों। ये योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग दोस्तों 1 जनवरी 2015 को रखा गया था, इस बात का ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उस भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जो विश्व में चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और मौसम और जलवायु अनुसंधान कार्य में भी सक्षम है। आदित्य, HP अपोलो, सहस्त्र, प्रत्यूष। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है प्रत्यूष। कौन सा है, प्रत्यूष। आगे देखिए, एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 4 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य होगा। दोस्तों कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है, आप सबको पता है। यहाँ पर 60 न्यूटन है, बल का SI मात्रक कितना है, न्यूटन होता है। बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो न्यूटन से मुझे पता चल रहा है कि 60 न्यूटन है, तो हो सकता है कि ये मात्रक है न्यूटन, तो फिक्स है, तो ये क्या है, बल है। और विस्थापन है, 4 मीटर विस्थापित हो रही है, तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 4 मीटर विस्थापित हो रही है, तो 4 क्या है, विस्थापन है। तो W बराबर F इंटू एस, W बराबर F इंटू एस। डब्ल्यू क्या है, वर्क कार्य है, एफ क्या है, बल है, एस क्या है, विस्थापन है। तो बल कितना है, 60 न्यूटन, 60 आ गया, और विस्थापन कितना है, 4 है, तो 6 चौकू 40, 240 जूल। तो इसका राइट आंसर कितना जाएगा, और कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। इसका जो राइट आंसर है वो कितना जाएगा, 240 जूल। आगे देखिए, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम, नाभिक, केंद्रक, जीन। तो दोस्तों प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, जीन। जीन के बारे में आपको बता देता हूँ। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहान्स नामक वैज्ञानिक ने किया था लगभग 1909 में। DNA
जीन है ना दोस्तों, वो डीएनए का एक छोटा खंड होता है, एक छोटा भाग होता है जिसमें आनुवंशिक कूटनीत होते हैं। ठीक है। और दोस्तों जो गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थों को जो वो ये जीनोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जीनोम कहा जाता है। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थों को क्या कहा जाता है? जीनोम कहा जाता है। आगे देखिए, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है दोस्तों? m माइनस जी एच एफ एस एम जी एच एक बटा दो एम स्क्वायर। तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होती है ये एम जी एच के बराबर होती है। स्थितिज ऊर्जा को कहा जाता है दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहा जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होती क्या है? तो किसी वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है दोस्तों, तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आए बात समझ में? एक बार और बता देता हूँ इसकी परिभाषा क्या होती है। किसी वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा का दोस्तों जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई। यहाँ पर एम जी एच है। एम तो द्रव्यमान को शो करता है, जी गुरुत्वीय त्वरण को शो करता है, एच ऊंचाई को शो करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है दोस्तों? सॉरी एक मिनट। तो P ये बराबर क्या होता है? एम जी एच। अब यहाँ पर लगे चले मैं आपको गतिज ऊर्जा को बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु का गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो एक बटा दो एम वी स्क्वायर, इसका सूत्र होता है एक बटा दो एम वी स्क्वायर। एम क्या है यहाँ पे? द्रव्यमान है। वी क्या है? वेग है। इनके मैं एग्जाम्पल और देता हूँ आपको। स्थितिज ऊर्जा होती है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाते हैं। निम्न में से स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? तो पहाड़ पर जमा पानी, छत पर खड़ा बालक, कसी हुई डोरी, तनी हुई गुलेल, घड़ी की कमानी। दोस्तों ये सब स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। जबकि मैं गतिज ऊर्जा की बात करूँ तो नाचता हुआ लट्टू, चलती हुई गाड़ी, दौड़ता हुआ लड़का, नाचता हुआ पंखा। दोस्तों ये सब गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। आगे देखिए, कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है अनुप्रस्थ युग्मक विखंडन, अधोमुखी युग्मक विखंडन, गुणक युग्मक विखंडन और रेखीय युग्मक विखंडन मंडल। सॉरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अधोमुखी युग्मक विखंडन। कालाजार क्या है दोस्तों? तो कालाजार एक रोग है। ये लिस्मेनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। इस बात का ध्यान रखना, किससे फैलता है? लिस्मेनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। इसका वाहक क्या है? बालू मक्खी है दोस्तों। कालाजार जो कालाजार जो रोगी है दोस्तों उसको तेज बुखार आता है। ठीक है, इस रोग में बहुत तेज बुखार आता है दोस्तों। आगे देखिए, 1 किलोग्राम मिश्र धातु में 32% दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, टाइपिंग में गलती हो रखी है। 32% तो कॉपर है, 40% जिंक है और शेष निकल है। तो मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा पूछी हुई है दोस्तों 1 किलोग्राम में। यहाँ पर अपन को ऑप्शन ग्राम में दे रखे हैं दोस्तों, ऊपर 1 किलोग्राम में दे रखा है। 1 किलोग्राम मिश्र धातु दे रखी है। तो सबसे पहले 1 किलोग्राम को अपन ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। 1 मिनट रुकना। तो 1 किलोग्राम में कितनी मिश्र धातु हो जाएगी? 1000 ग्राम। ठीक है, ये 1000 ग्राम हो गई। फिर पूछ रहा है अपन को कि भाई इसमें 32% कॉपर है और कॉपर की मात्रा ये पूछी है। तो 32% दे रखा है तो मैं इसका 1000 का 32% निकाल देता हूँ। प्रतिशत हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और ये कितना जाएगा? 320 ग्राम आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 320 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तन हो जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना 3 कार्बन अणु में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ब। आगे देखिए, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश है। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो बता देता हूँ आपको, जो कि अधिकांश एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नंबर 1 है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से जुड़ी हुई है।
पूछ लिया जाता है कि किन किन राज्यों से जुड़ी हुई है। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। इस तरीके से यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन किन राज्यों से जुड़ी हुई है। ठीक है, नंबर दूसरे पर देखिए दोस्तों, चंबल नदी पर एक परियोजना है गंगा सागर, यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। एक राजस्थान में है दोस्तों परियोजना जो कि बहुत ही फेमस है, राणा प्रताप सागर परियोजना। ठीक है, और एक नर्मदा नदी पर है दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना। ये 3-4 स्टेट में है, गुजरात में हो गया, एमपी में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, राजस्थान में हो गया, इन राज्यों से जुड़ी हुई है दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना, बहुत बड़ी परियोजना है। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे ये, इनको आप आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे और अधिक आगे एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस हैं दोस्तों, जरूर लिख लेना। आगे देखिए, एक 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? 25 न्यूटन, 50 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 न्यूटन। क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, दोनों ऐड हो जाते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है कि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन की जब दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, तो एक ही दिशा में जब बल लगाया जाता है तो दोस्तों क्या होता है, ये बल ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया? 15 न्यूटन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है आभासी लेकिन धुंधला, आभासी और बड़ा, वास्तविक लेकिन उल्टा, वास्तविक और बड़ा। तो आभासी और बड़ा, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? नंबर बी, बाय। नेक्स्ट, और दोस्तों मैं आपको कुछ उदाहरण बता देता हूँ, जैसे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर लिया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग लिया जाता है दोस्तों सोलर कुकर में, गाड़ी की हेडलाइट एवं सर्च लाइट में। ठीक है, बड़ी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में, आंख कान नाक के डॉक्टर दोस्तों अधिकांश अवतल दर्पण का उपयोग लेते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है सड़क पर लगने वाले परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आभासी और बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार घटता है, समान रहता है, पहले बढ़ता है, फिर घटता है, बढ़ता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो घटता है। होता क्या है, अगर मैं सोडियम धातु की बात करूँ दोस्तों, तो सोडियम एक मुलायम धातु होती है, इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, और सोडियम धातु पानी में भी तैरती है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। क्लोरीन का दोस्तों उपयोग है तो विरंजक चूर्ण के रूप में लिया जाता है दोस्तों। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, जबकि जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। तो इन बातें हैं, छोटी मोटी बातें, इनका भी ध्यान रखना। आगे देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? सफेद, नीला, स्लेटी, काला। दोस्तों होता क्या है, इसका रंग होता है दोस्तों सफेद। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाला अवक्षेप का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। मैं कुछ जानकारी दे देता हूँ आपको, जैसे कि दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड होता है दोस्तों बिना बुझा चुना, जिसे मैं CaO से डिनोट करता हूँ। एक मिनट रुको, CaO कैल्शियम ऑक्साइड दोस्तों ये होता है बिना बुझा चुना। कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर मैं पानी से करवाता हूँ, किससे करवाता हूँ दोस्तों? पानी से करवाता हूँ, तो ये हो जाता है बुझा हुआ चूना। क्या हो जाता है? बुझा हुआ चूना। और ये बन जाता है दोस्तों CaOH2, और ये कहलाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर अगर मैं क्लोरीन प्रवाहित करवाता हूँ तो दोस्तों ये बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों, CaOCl2 प्लस में H2O जल बाहर निकल जाता है दोस्तों इस अभिक्रिया में। तो छोटी मोटी बातें हैं, इनका भी ध्यान रखना। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये होता है बिना बुझा चूना। फिर कैल्शियम ऑक्साइड पर जब पानी डाला जाता है दोस्तों तो वो बन जाता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, CaOH2, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है दोस्तों तो जल तो बाहर निकल जाता है और दोस्तों विरंजक चूर्ण का निर्माण कर लेता है। छोटी मोटी बातें हैं दोस्तों, इनका ध्यान रखना। एग्जाम में पूछ ली जाती है कि बिना बुझा चूना का सूत्र क्या होता है, ये बिना बुझा का रासायनिक नाम क्या होता है, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या होता है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्वरण की विमा होती है दोस्तों, टाइपिंग की वजह से मैं लिख नहीं पाया, आगे बहुत बड़ा सोचा हुआ है, बोर्ड लाएंगे, बोर्ड पे पढ़ाएंगे दोस्तों। त्वरण की जो बीमा होती है, सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों, तो बीमा निकालने के लिए मुझे 3 मूल राशियों की आवश्यकता होती है।
नंबर 1 दोस्तों द्रव्यमान, द्रव्यमान को m से शो करते हैं, लंबाई इसको l से, और नंबर 2 पर लंबाई है और नंबर 3 पर समय है, समय को t से करते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जो ये 3 भौतिक राशियाँ है इनसे इस 3 ये मूल राशियाँ हैं, इनसे ही जितने भी भौतिक राशियाँ हैं सबके विमीय सूत्र निकाले जा सकते हैं। एक मैं अलग पर्सनल क्लास लेके आऊँगा जिसमें सिखाऊंगा कि विमीय सूत्र किस तरीके से निकाला जाता है। फिलहाल ये देख लीजिए कि त्वरण का जो विमा है वो क्या है, m0l1t-2 होती है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, लिख तो नहीं पाऊंगा। त्वरण होता है क्या है कि वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है वेग में परिवर्तन अपन समय में परिवर्तन। वेग क्या होता है दोस्तों, वेग होता है विस्थापन बटा समय। ठीक है, तो विस्थापन ऊपर आ गया, विस्थापन को लंबाई में लिखते हैं दोस्तों, और नीचे समय आ गया, और त्वरण के सूत्र में आया था कि वेग में परिवर्तन समय में परिवर्तन, और वेग भी आ रहा है कि विस्थापन बटा समय, नीचे समय इंटू समय आ जाता है। अब मुझे पता है कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना दोस्तों कि इसकी जो त्वरण की जो विमा होती है वो m0l1t-2 होती है। ठीक है, कभी नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा विमीय सूत्र किस तरीके से निकाला जाता है वो बताऊंगा जरूर। दो सतह के बीच सतह की नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो सतह के बीच सतह की अनियमितता के परिणाम स्वरूप होता है घर्षण, आवेग, बलागुण, तनाव। दोस्तों तो इसका राइट आंसर है घर्षण। घर्षण दोस्तों क्या है कि घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की दिशा के विपरीत होती है। दोस्तों घर्षण जो बल है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्थिति घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल और लोटनीय घर्षण बल। दोस्तों जो स्थिति घर्षण बल का मान है ना वो सबसे अधिक होता है, लोटनीय घर्षण बल का मान क्या होता है, सबसे कम होता है। अगर दोस्तों घर्षण ना हो दो वस्तुओं के बीच में या किन्हीं दोस्तों के बीच में घर्षण ना हो तो दोस्तों वह फिसलन हो जाती है। अगर जहाँ पर घर्षण नहीं है दोस्तों वहाँ पर फिसलन हो जाती है। दोस्तों हम खड़े हो पाते हैं, हम चल पाते हैं, ये सब किसके कारण होता है दोस्तों, ये सब घर्षण बल के कारण होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो यार। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आपका छोटा भाई हो यार, सपोर्ट करो। धन्यवाद दोस्तों।